नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिसीव 45 में। दोस्तों, जब भी हम किसी आरसीसी बिल्डिंग, ब्रिज, कलवर्ट, रिटेनिंग वॉल या किसी भी रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो कंक्रीट के साथ एक और मटेरियल सबसे महत्वपूर्ण होता है और वह है टीएमटी स्टील बार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टीएमटी बार क्या होती है? टीएमटी बार को बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? बार के अलग-अलग ग्रेड जैसे एफई 415, एफई 500, एफई 500 डी और एफई 550 में क्या अंतर होता है? साइट पर टीएमटी बार आने के बाद इसकी क्वालिटी कैसे चेक की जाती है? बार का डायामीटर और वेट कैसे चेक किया जाता है? टेंसाइल टेस्ट, बेंड टेस्ट और रिबाउंड टेस्ट क्या होते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, कंस्ट्रक्शन साइट पर टीएमटी बार को सही तरीके से स्टोर और हैंडल कैसे करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम टीएमटी बार से जुड़ी इन सभी महत्वपूर्ण बातों को एकदम आसान हिंदी भाषा में प्रैक्टिकल साइट नॉलेज के साथ समझेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको टीएमटी बार की बेसिक इंफॉर्मेशन से लेकर साइट इंस्पेक्शन और टेस्टिंग तक की पूरी जानकारी मिलने वाली है। पार्ट फर्स्ट, टीएमटी बार का पूरा नाम क्या है? सबसे पहले थर्मोमैकेनिकल ट्रेड बार, हिंदी में इसे हम तापीय और यांत्रिक प्रक्रिया से उपचारित स्टील बार कह सकते हैं। टीएमटी बार एक रेनफोर्समेंट स्टील होती है जिसका इस्तेमाल आरसीसी यानी रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर में किया जाता है। कंक्रीट कंपैरिजन में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देता है, लेकिन टेंशन यानी खिंचाव में कंक्रीट कंपेबिलिटी कमजोर होता है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए आरसीसी में स्टील रेनफोर्समेंट का इस्तेमाल किया जाता है। यानी सरल भाषा में समझे तो कंक्रीट कंपैरिजन का काम अच्छी तरह करता है और स्टील टेंशन को रेसिस्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए आरसीसी स्ट्रक्चर में कंक्रीट और स्टील दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हम आपको कुछ साइड का पिक्चर दिखा रहे हैं स्टील का। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये साइड का कुछ पिक्चर है। ये हमारा टीएमटी बार है जो साइड पे यूज होता है। इसमें ये ग्रिप्स बना हुआ है, देख सकते हैं दोस्तों। कैसे स्टोर किया जाता है आगे हम बताएंगे आपको। देखते हैं आगे। टीएमटी बार का इस्तेमाल कहाँ होता है? अब बात करते हैं टीएमटी बार का इस्तेमाल कहाँ होता है। टीएमटी बार का इस्तेमाल मुख्य रूप से आरसीसी कंस्ट्रक्शन में होता है। जैसे सबसे पहले फुटिंग में रेनफोर्समेंट स्टील स्ट्रक्चर को रिक्वायर्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद कॉलम में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट का इस्तेमाल स्ट्रक्चर डिजाइन के अनुसार किया जाता है। फिर आता है बीम में मेन रेनफोर्समेंट और स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्लैब, रिटेनिंग वॉल, वाटर टैंक, ब्रिज, कलवर्ट, ड्रेन स्ट्रक्चर और अन्य आरसीसी स्ट्रक्चर में भी रेनफोर्समेंट स्टील का इस्तेमाल होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, टीएमटी बार और डायामीटर, ग्रेड, स्पेसिंग और क्वांटिटी केवल साइट पर अनुमान से डिसाइड नहीं करना चाहिए। यह सब स्ट्रक्चरल ड्राइंग, बार बेंडिंग शेड्यूल यानी बीबीएस और प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन के अनुसार होना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, ये हमारा साइट पे टीएमटी बार का स्टोरेज है। देख सकते हैं कैसे हम स्टोर किया जाता है साइट पर। इस साइट का कुछ फोटो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये रहा फोटो दोस्तों, ये बीम का है, स्लैब बीम इसको बोलते हैं। आगे दिखाते हैं, एक कॉलम का है। कॉलम में रेनफोर्समेंट लगा हुआ है, देख सकते हैं हमारा। ये साइड पे ही यूज होता है। देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं टीएमटी बार बनती कैसे है। टीएमटी बार बनने की प्रक्रिया कई स्टेज में होती है। सबसे पहले
स्टील को रिक्वायर्ड शेप में तैयार करके रोलिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। इसके बाद हॉट रोलर बार को कंट्रोल्ड वाटर कूलिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। जब बार रोलिंग मिल से निकलती है तब उसका टेम्परेचर काफ़ी अधिक होता है। इस अवस्था में बार की सरफेस को तेजी से वाटर कूलिंग दिया जाता है। इस रैपिड कूलिंग के कारण बार की आउटर सरफेस और अंदर के कोर में अलग अलग मेटल मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज डेवलप होती है। बाहर की सरफेस कंप्लीटली हार्ड होती है, जबकि अंदर का कोर अधिक डक्टाइल होता है। यही कॉम्बिनेशन टीएमटी बार और स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी का अच्छा बैलेंस प्रदान करता है। इसके बाद बार को कंट्रोल्ड तरीके से कूल किया जाता है और फिर रिक्वायर्ड लेंथ में कट किया जाता है। इसके बाद बार की आइडेंटिफिकेशन, बिल्डिंग और डिस्पैच की प्रक्रिया होती है। यह पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल्ड होती है और क्वालिटी रिक्वायरमेंट के अनुसार टेस्टिंग भी की जाती है। देख सकते हैं दोस्तों, आप लोगों को मैं कुछ फैक्ट्री का फोटो दिखा रहा हूँ जहाँ हमारा टीएमटी बार बनता है और कैसे कैसे प्रोसेस होता है ये देख सकते हैं दोस्तों। ये हमारा यहाँ से हमारा टीएमटी बार हमारा प्रोसेस होता है। ये देखिए दोस्तों, ये होता है टीएमटी बार से यहाँ से प्रोसेस होते हुए यहाँ से निकलता है और यहाँ से होते हुए मशीन के द्वारा होते हुए ऐसे होते हुए यहाँ से कूलिंग वाटर कूलिंग सिस्टम से होते हुए आगे प्रोसेस भी होता जाता है। ये आगे ही ऐसे ही होता हुआ चला जाता है। इसके बाद इसका प्रोसेस फिर उधर से इधर आता है। देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा फैक्ट्री है जहाँ पर हमारा एनफोर्समेंट मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये देख सकते हैं दोस्तों कैसे कैसे होता है। आप लोगों को पूरा डिटेल में हम लोग बता रहे हैं वीडियो के माध्यम से। ये देखिए कैसे कूलिंग हो रहा है यहाँ पर। आगे देखते हैं। कूलिंग होने के बाद ये देखिए यहाँ पर कूलिंग हो रहा है, इधर कूलिंग, ये कूलिंग होने के बाद से ये क्रिप्स
आगे देखते हैं दोस्तों टीएमटी बार के ग्रेड करते हैं। टीएमटी बार के ग्रेड के बारे में कौन कौन सा ग्रेड होता है। फर्स्ट होता है FE 415, FE 500, FE 500D, FE 550। लेकिन इनका मतलब क्या है। यहाँ FE का मतलब है आयरन यानी स्टील, डेजिनेशन को दर्शाता है और इसके बाद दिया गया नंबर स्पेसिफाइड एल्ड स्ट्रेंथ से संबंधित होता है। उदाहरण के लिए FE 500 का नॉर्मल एल्ड स्ट्रेंथ डेजिनेशन 500 मेगा पास्कल है। लेकिन केवल ग्रेड देखकर यह डिसाइड नहीं करना चाहिए कि कौन सी बार हर स्ट्रक्चर के लिए बेस्ट है। स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट के अनुसार ग्रेड सेलेक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं FE 500D की। यहाँ D का मतलब हाई डक्टिलिटी रिक्वायरमेंट से है। इसका मतलब कि स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट के अनुसार इसमें डक्टिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक बेहतर होती है। इसी कारण कई RCC प्रोजेक्ट में FE 500D इस्तेमाल देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान रखें किस ग्रेड की TMT बार इस्तेमाल करनी है, इनका फाइनल डिसीजन स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट है यह है TMT बार मेकिंग प्रोसेस। देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा TMT बार मेकिंग प्रोसेस कैसे कैसे बनाया जाता है और कैसे कैसे कूलिंग होता है। और नीचे आप लोगों को दिखाते हैं FE 415। ये देखिए दोस्तों FE 500, ये हो गया FE 415, ये FE 500, FE 500D और FE 550D। आगे देखते हैं TMT बार का डायामीटर। अब बात करते हैं डायामीटर। साइड पर अलग अलग डायामीटर की बार देखने को मिलती है, जैसे 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm और उससे बड़े डायामीटर भी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के अनुसार इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन कौन सा डायामीटर कहाँ इस्तेमाल होगा और ड्राइंग और डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। उदाहरण के लिए किसी कॉलम में 16 mm बार दिखाई दे सकती है, किसी दूसरी कॉलम में 20 mm या 25 mm। इसीलिए केवल देखकर यह डिसाइड नहीं करना चाहिए कि बार सही है या गलत है। अप्रूव्ड स्ट्रक्चरल ड्राइंग और वीडियो सबसे महत्वपूर्ण रेफरेंस होते हैं। साइट पर बार डायामीटर को वेरीफाई करने के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और अप्रूव्ड मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देखिए दोस्तों TMT बार है हमारा। साइज कंपैरिजन बोले तो अलग अलग साइज का है, जो ये 8 mm का हो गया, ये 8 mm का हो गया, ये 10 mm का हो गया, ये 12 mm का हो गया, ये 16 mm का हो गया, ये 20 mm का हो गया, ये 25 mm का हो गया। डायमीटर के अनुसार अलग अलग डायमीटर देख सकते हैं दोस्तों। ये नीचे आप लोग 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, वेट कितना, 8 mm का वेट 0.395 होगा, 10 mm का 0.617 होगा, kg पर मीटर होगा, 16 mm का होगा, 12 mm का जो होगा 0.888 kg पर मीटर, 20 mm का 1.58 और 25 mm का 3.85। आगे देखते हैं दोस्तों TMT बार की सरफेस और रिब पैटर्न। TMT बार में जो हमारा रिब बना होता है, आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखते हैं दोस्तों TMT बार की सरफेस पर आपको रिब यानी उभरी हुई पैटर्न दिखाई देती है। इन रिब का उद्देश्य कंक्रीट के साथ रेनफोर्समेंट की बाइंडिंग को इम्प्रूव करना है। जब रेनफोर्समेंट कंक्रीट के अंदर एम्बेड होती है तो स्टील और कंक्रीट के बीच बॉन्ड डेवलप होता है। यह बॉन्ड RCC स्ट्रक्चर के बिहेवियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साइट पर
बार की सरफेस पर एक्सक्लूसिव रस्ट, मड, ऑयल या अन्य कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर बार पर डर्ट या ऑयल लगा है, डस्ट रहेगा, तो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के अनुसार उसे क्लीन करना चाहिए। हालांकि सरफेस रस्ट हार्मफुल क्रोजन में अंतर समझना भी ज़रूरी है। अगर क्रोजन बहुत अधिक है, सेक्शन लॉस दिखाई दे रहा है या बार की कंडीशन डाउटफुल है तो उसे बिना प्रॉपर इंस्पेक्शन के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। टीएमटी बार रिब्स, ये होता है हमारा रिब्स, ये हमारा रिब्स है, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये रिब्स है, इसको रिब्स बोलते हैं। ये लेटरल रिब्स होता है, रिप पैटर्न देख सकते हैं दोस्तों कैसे कैसे है, ये हमारा रिब्स पैटर्न होता है। आगे देखते हैं टीएमटी बार की क्वालिटी कैसे चेक करते हैं। साइड पे जब टीएमटी बार साइड पर आती है तो सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए, मटेरियल आइडेंटिफिकेशन चेक करें। उसके बाद मैन्युफैक्चर का नाम देखें, ग्रेड क्या है, डायमीटर क्या है, हीट नंबर या बैच डिटेल्स क्या है, क्वांटिटी कितनी रिसीव्ड हुई है, और साथ में मिल टेस्ट सर्टिफिकेट यानी एमटीसी उपलब्ध है या नहीं है। इसके बाद अप्रूव्ड प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन से डिटेल्स वेरीफाई करें, और प्रोजेक्ट में थर्ड पार्टी टेस्टिंग या लेबोरेटरी टेस्टिंग रिक्वायर्ड है तो एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट के अनुसार सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजा जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये हमारा साइड पे देखिए ट्रक आया है, इसमें टीएमटी बार लोड रहता है। इसको अनलोडिंग कैसे करना है देखिए दोस्तों, इसमें हमारा एक टैग लगा रहता है, जिस भी कंपनी से रहता है या ग्रेड क्या है, ग्रेड है उसमें क्या बंडल नंबर, हीट नंबर क्या है, साइज़ क्या है, ये सब इसमें मेंशन रहता है। मैन्युफैक्चरिंग डेट भी मेंशन रहता है दोस्तों, इसमें देख सकते हैं। आगे बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टेस्ट के बारे में टीएमटी के। तो फर्स्ट टेस्ट होता है हमारा टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट से स्टील की मैकेनिकल प्रॉपर्टी जैसे यील्ड स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ और इलांगेशन जैसी कैरेक्टरिस्टिक वेरीफाई की जाती है। इसके लिए सैंपल को टेस्टिंग मशीन में लगाया जाता है और कंट्रोल तरीके से लोड अप्लाई किया जाता है। फिर रिक्वायरमेंट परमामीटर रिकॉर्ड किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये टेंसाइल हमारा मशीन है जिसका कैपेसिटी 600 किलो न्यूटन है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए किया जाता है। कितना लोड वियर कर रहा है यहाँ पर आपको डिजिटल मशीन में दिखाएगा, उसके हिसाब से इस पर लोड दिया जाता है। उसके अनुसार हमारा डिजिटल मशीन में ग्राफ भी आता है। 16 डाया का है, यहाँ 5D है, 80 mm गेज लेंथ है, अल्टीमेट लोड है 98.36 किलो न्यूटन है, परसेंटेज इलांगेशन 6.21% है, डक्टाइल, इसका IS टेस्ट स्टैंडर्ड IS कोड होता है 1608 या 1786। आगे देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट यील्ड स्ट्रेंथ यह बताती है कि स्टील किस लेवल के स्ट्रेस पर सिग्निफिकेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन की अवस्था में प्रवेश करती है। यह रेनफोर्समेंट स्टील की एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेंथ मैक्सिमम टेंसाइल कैपेसिटी से संबंधित प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है इलांगेशन टेस्ट। इलांगेशन से स्टील की डक्टिलिटी के बारे में जानकारी मिलती है। डक्टिलिटी का मतलब स्टील फेलियर से पहले पर्याप्त डिफॉर्मेशन सह सके।
मतलब वो फेलियर होने से पहले कितना लोड बियर कर पाती है, वो चीज़ का टेस्ट करा जाता है ये इग्नोलेशन में। अब बैंड टेस्ट में सैंपल को स्पेसिफाइड प्रोसीजर के अनुसार बैंड किया जाता है और इसका उद्देश्य बैंड के दौरान बार के बिहेवियर और सरफेस क्रैकिंग जैसी चीज़ों को एलिवेटेड करना होता है। मतलब बैंड का टेस्ट का मतलब ये होता है कि आप बैंड कर रहे हैं तो वो कितना बैंड हो रहा है, और बैंड होने पर वो हमारा रेनफोर्समेंट क्रैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब कुछ देखा जाता है। रिबाउंड टेस्ट में बार को स्पेसिफाइड प्रोसेस के बैंड और रिबंड किया जाता है। यह टेस्ट एप्लीकेबल स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट हमारा वेट चेक या मास पर मीटर। ये मतलब वेट पता करने के लिए किया जाता है। जो हमारा स्टैंडर्ड वेट होता है उसके अनुसार वो कितना वेट आ रहा है उसका टेस्ट करने के लिए ये किया जाता है। आगे देखते हैं टीएमटी बार का वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। वेट बहुत सिंपल होता है दोस्तों, और कुछ नहीं है। यहाँ देख सकते हैं वेट पर मीटर, 1 मीटर में कितना वेट आता है वो चीज़ का वेट किया जाता है। यहाँ दिया है डी स्क्वायर डिवाइड बाई 162। डी स्क्वायर हमारा डी स्क्वायर होता है डी स्क्वायर डिवाइड बाई 162। अब डी स्क्वायर जो होता है हमारा डाया बार होता है। अब डाया बार सपोज दैट 12 mm मान लीजिए, या आप कोई भी मान सकते हैं, 12 mm या 16 mm या 8 mm या 10 mm। तो हम इसमें 12 mm दिया तो हम इसमें 10 mm पकड़ लेते हैं। तो 10 का आप स्क्वायर कर दीजिए, इसके बाद 162 से डिवाइड कर दीजिए। आपका जितना आ रहा है वो आपका पर मीटर वेट हो जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपको देकर समझाया गया है। देखिए 12 × 12 डिवाइड बाई 162 यानी लगभग 0.89 kg पर मीटर थ्योरेटिकल वेट आता है। इसी तरह अगर बार डायामीटर 16 mm का देखिए तो दिया गया है 1.58 kg है पर मीटर एक्चुअल। लेकिन ध्यान रखें एक्चुअल सप्लाइड मास को प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन और अप्लीकेबल स्टैंडर्ड की परमिसिबल टॉलरेंस के अनुसार एलिवेटेड किया गया है। इसीलिए केवल फार्मूला से कैलकुलेट वैल्यू और एक्चुअल सप्लाइड बार के बीच अंतर देखकर तुरंत मटेरियल रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों टीएमटी बार की स्टोरेज कैसे करते हैं। साइड पर टीएमटी बार की स्टोरेज कैसे करते हैं। टीएमटी बार को सीधे ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। टीएम बार को सूटेबल सपोर्ट या स्लीपर के ऊपर रखना चाहिए। इससे बार का डायरेक्ट कनेक्शन सॉइल से और पानी से कम होता है। बार को डायामीटर और ग्रेड के अनुसार अलग अलग आइडेंटिफाई करके रखना बेहतर प्लास्टिक होता है। जैसे कि 8 mm अलग, 10 mm अलग, 12 mm अलग, 16 mm अलग, 20 mm अलग, इस तरीके से रखना होता है। तो इसी तरह अलग ग्रेड की बार जो भी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के साथ स्टोर करें। स्टोरेज एरिया में प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए ताकि पानी जमा ना हो। आगे देखते हैं दोस्तों टीएमटी बार कटिंग और बेंडिंग का। कटिंग बेंडिंग का क्या होता है, स्टील रेनफोर्समेंट को स्ट्रक्चरल ड्राइंग और बीबीएस के अनुसार कट और बेंड किया जाता है। साइड पर बार बेंडिंग करते समय रिक्वायर्ड शेप, डायमेंशन और बेंड डिटेल का ध्यान रखना चाहिए। बार को बिना अप्रूव्ड बीबीएस या ड्राइंग के अनुसार रैंडम तरीके से बेंड नहीं करना चाहिए। अगर रेनफोर्समेंट में कपलर, लैप या एंचर की रिक्वायरमेंट है तो वह भी अप्रूव्ड डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन के अनुसार होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि हम आपको बीबीएस बोल रहा है जिसे बार बेंडिंग शेड्यूल बोलते हैं, उसका भी हम फॉर्मेट आप लोगों को दिखाएंगे कैसे कैसे बीबीएस बनाना होता है हमको साइड पे। और जो कपलर होता है, कपलर हमारा क्या होता है कि जैसे कि हम इसका एक वीडियो डाले हैं जो हमारा रेनफोर्समेंट में मतलब चूड़ीदार बनाती है, जिससे कपलर लगाने में हमारा आसानी रहता है। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। और हम एक वीडियो भी डालने वाले हैं जो हमारा कॉलम में कपलर लगा हुआ है।
कपलर कैसे लगा है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे और इसके क्या फ़ायदे हैं उस वीडियो में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आगे देखते हैं। ये देख सकते हैं बार कटिंग मशीन होता है, ये बार कटिंग मशीन है। ठीक है दोस्तों, ये बार कटिंग मशीन है, यहाँ कट किया जाता है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये कट का ऑप्शन है और ये देखिए बेंडिंग का है, ये बेंडिंग का है, बार बेंडिंग जिसमें हमारा बेंड किया जाता है। ये देखिए ऊपर का पार्ट जिसमें हमारा सरिया बेंड होता है जिससे रिंग बनता है, अलग अलग साइज़ का रेनफोर्समेंट बनता है। राफ्ट का भी बना सकते हैं, कॉलम का, जैसे भी बनाना चाहें आप। ये अलग अलग सरिया बना के आप लोगों को कुछ दिखाया गया है पिक्चर में, देख सकते हैं। आगे देखते हैं। टीएमटी बार के साथ कॉमन साइट मिस्टेक, मतलब साइड पे क्या क्या हम लोग मिस्टेक कर सकते हैं टीएमटी बार के साथ। तो वो गलती आपको नहीं करना है। बिना ग्रेड चेक किए स्टील का इस्तेमाल नहीं करना है, मतलब ग्रेड ज़रूरी है चेक करना। अगर ग्रेड नहीं देखेंगे तो आप कहीं 25 mm का लग रहा हो तो आप 16 mm का लगा देंगे, ये गलती कर सकते हैं। इसके लिए ग्रेड चेक करना पड़ेगा। डायामीटर वेरीफाई किए बिना रेनफोर्समेंट फिक्स करना, मतलब वही डायामीटर बिना वेरीफाई किए रेनफोर्समेंट कहीं भी लगा नहीं लगाना है। तीसरी है टीएमटी बार को सीधे ज़मीन पर स्टोर करना, मतलब टीएमटी बार को अगर सीधे आप ज़मीन पर स्टोर कर देंगे तो टीएमटी बार में कोरोजन लग जाएगा जिससे रस्ट पकड़ सकता है। तो टीएमटी बार हमारा ज़्यादा मजबूती नहीं हो पाता, इसके लिए उसको सीधे ज़मीन पर स्टोर नहीं करना चाहिए। चौथी गलती है बार पर ऑयल, मड या अन्य हार्मफुल कॉम्बिनेशन होने के बावजूद उसे बिना इंस्पेक्शन के इस्तेमाल करना, मतलब कुछ भी लग जाता है तो उसके बावजूद भी हम लोग उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, ये वो चीज़ की गलती बोल रहा है। ड्राइंग और पांचवी गलती है ड्राइंग और बीबीएस को फॉलो ना करना। छठी गलती है इम्प्रॉपर लाइफ लेंथ या रेनफोर्समेंट डिटेलिंग करना। सातवीं गलती है कवर को मेंटेन ना करना। और दोस्तों ये छोटी दिखने वाली गलतियाँ फ्यूचर में स्ट्रक्चर की क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी को प्रभावित कर सकती हैं, इसीलिए रेनफोर्समेंट वर्क में प्रॉपर इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। फाइनल हमारा क्या है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने टीएमटी बार के बारे में विस्तार से जाना, हमने समझा टीएमटी बार क्या है, टीएमटी बार कैसे बनाई जाती है, टीएमटी बार का इस्तेमाल कहाँ होता है और टीएमटी बार के ग्रेड कौन कौन से होते हैं, डायमीटर आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, उसका वेट कैसे किया जाता है और इसके टेस्ट के बारे में हम लोगों ने संक्षिप्त में जाना है और इसका स्टोरेज कैसे किया जाता है, ये सब हम लोगों ने देखा है। तो आगे अगर आपको कंस्ट्रक्शन साइट की ऐसी प्रैक्टिकल जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ऋषि 45 को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन से जुड़े दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्शन टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।